Good morning, students. Today in this video, we will study exercise 2.3 of chapter Successive Differentiation from the paper Calculus. Before starting this exercise, we will learn the main result which we will use in this exercise. This is De Morvis theorem. यहाँ मैं सिर्फ इस थ्योरम की स्टेटमेंट और क्या नोटेशंस और टर्म्स यूज कर रहे हैं सिर्फ इतना ही मेंशन कर रही हूँ। इसका जो प्रूफ है वो आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। उस थ्योरम का जो पार्ट सिर्फ आपके यहाँ इस एक्सरसाइज में यूजफुल है, मैं सिर्फ उतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या है De Morvis theorem? De Morvis theorem gives a formula for computing powers of complex numbers. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कौन से टाइप के? कुछ स्पेशल फॉर्म में। Recall that using polar form, any complex number z is equal to a plus iota b can be represented as z is equal to r cos theta plus iota sin theta. क्या करते थे आप पोलर फॉर्म में? जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो जो उसका रियल पार्ट होता था a, उसे तो क्या पुट कर देते थे? r cos थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट होता था b, उसे हम क्या पुट कर देते थे? r sin थीटा। मैंने r को यहाँ क्या रख लिया है? कॉमन। और जब उन दोनों कंडीशंस को आप सॉल्व करते थे तो आर की वैल्यू आती थी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा आता था आपका टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। तो ये जो थी आपकी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी फॉर्म है ये है आपकी पोलर फॉर्म। तो यहाँ जो De Morvis थ्योरम है वो इसी टाइप की फॉर्म वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी पावर्स कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती है। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एन इंटीजर एन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की अगर आपको कोई इंटीजर पावर कैलकुलेट करनी है तो इस थ्योरम के प्रूफ से ये प्रूव किया गया है कि वो किसके इक्वल होती है? ये जो पावर एन है कहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है? एंगल में। कि क्या बन गया? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि यहाँ ये मैंने इंटीजर एन के लिए तो प्रूव कर दिया, नॉन इंटीजर्स नंबर के लिए भी क्या ये रिजल्ट होल्ड करता है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज होता है। लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में जो आपका n एक्चुअल में यूज होगा वो आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है n, वो कभी भी नॉन इंटीजर नंबर नहीं हो सकता। वो तो ऑलवेज कैसा नंबर होता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें तो एक्चुअल में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही रिजल्ट चाहिए था, लेकिन ये जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर मेंशन किया है ये हर इंटीजर के लिए है, तो पॉजिटिव के लिए भी ट्रू हो गया। अब क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आपको इस रिजल्ट के स्पेशली याद रखने हैं? कि ये रिजल्ट तभी अप्लाई होता है जब रियल पार्ट कॉस हो, इमेजिनरी पार्ट साइन हो, उसकी कोई पावर हो। बीच में अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो सिंपल ये रिजल्ट प्लस माइनस अगर मैं ऐसे करती तो वो माइनस साइन आपका यहाँ आ जाता। इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आपको गिवन होता है और उसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसका बेसिक रिजल्ट कैसे होती है प्रोसेस? सिंपल, कि जो आपका रियल पार्ट है उसको आपने क्या पुट कर देना होता है? आर कोस थीटा। हाँ जी, क्या याद रखना है आपने? जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कन्वर्ट करना हो पोलर फॉर्म में तो जो भी उस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है आप उसे आर कोस थीटा पुट कर देंगे, और जो भी उसका इमेजिनरी पार्ट है उसे आप क्या पुट कर देंगे? आर साइन थीटा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट डाउट जो अब मैं क्लियर तुम्हारा करना चाह रही हूँ कि हम इस एक्सरसाइज में
जो मेथड आपकी बुक के एग्जाम्पल्स में मेंशन्ड है वो हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 मेथड उसने बुक में मेंशन किए हैं। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए गए हैं, लास्ट 2 एग्जाम्पल्स डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए गए हैं। यहाँ इस वीडियो में एग्जाम्पल्स चारों कवर किए गए हैं, सिर्फ मैंने सीक्वेंस डिफरेंट किया है। यहाँ पर शायद ये 3rd नंबर एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 है, 4th एग्जाम्पल नंबर 2 है, एंड देन 1st और 2nd एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है। यहाँ हम एक जो मेथड दोनों एग्जाम्पल्स में मेंशन है, एक्चुअली उस मेथड से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसलिए 3 डिफरेंट मेथड स्टडी करने से बेटर है कि कोई एक ऐसा मेथड स्टडी कर ले जिससे आपके एग्जाम्पल्स भी इजीली सॉल्व हो जाएं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। ठीक है, अब इस मेथड में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब एग्जाम में आपको कैसे क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन आपके अभी तक स्टडी किए हुए मेथड्स में क्यों कवर नहीं हुआ। तो जरा ध्यान से सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखो। क्या गिवन था आपको? y 1/x² प्लस a²। आपको देखते ही ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 में जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा था उसी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हम बिल्कुल उसी तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या आता कि अगर यहाँ पर ये बीच में साइन माइनस का होता तो इसके फैक्टर्स बिल्कुल ईजिली x प्लस ए और x माइनस ए बन जाते। ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाता और इजीली सॉल्व हो जाता। अब इस एक्सरसाइज में मेनली डिफरेंस क्या है कि ये जो 1 में आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है ना, जब भी आप इसके फैक्टर्स बनाओगे ये फैक्टर हमेशा कैसे आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्यों? बीच में प्लस का साइन है तो आपने इसको क्या लिखना पड़ेगा? x² माइनस आयोटा स्क्वायर a²। ठीक है, तभी तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, तो माइनस माइनस ये एक्चुअल में +1 ही बन जाएगा। तो जैसे ही आपने इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर क्या आ गए? x प्लस आयोटा ए और x माइनस आयोटा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैं लगभग 90% बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 में जो लास्ट मेथड था कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके रिजॉल्व करके आप सॉल्व करते थे वही यूज कर रही हूँ। डिफरेंस क्या आ गया? सिर्फ कि यहाँ पर जो आपके फैक्टर्स बने हैं उनमें आपका आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपने क्या करा? सबसे पहला स्टेप, जो भी आपका फ्रैक्शन पार्ट था आपने उसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिखा है, लेकिन एग्जाम में आप इसे खुद सॉल्व करके आएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपने 11th-12th में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो ये कैसे रिजोल्व हुआ वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। फिर आप सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करते थे? पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करने के बाद nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला कौन सा यूज होता था? y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ b कांस्टेंट है, तो ध्यान से यहाँ देखो ये आयोटा ए भी कांस्टेंट नंबर ही है, चाहे ये इमेजिनरी कांस्टेंट या कह लो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट यहाँ तो क्या था? a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1, और b की जगह क्या आ गया आपका? यहाँ माइनस आयोटा है और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आयोटा है। लगाएं अब ये वाला फॉर्मूला। तो क्या कहता है फॉर्मूला? -1 की n का फैक्टोरियल तो आएगा ही ऊपर, क्योंकि बोथ में x का कोफिशिएंट 1 है तो a की पावर n तो 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसकी पावर क्या लिखनी है? n+1। तो देखो -1 की n फैक्टोरियल तो दोनों में लिखा, यहाँ x माइनस आयोटा ए की पावर n+1, यहाँ x प्लस आयोटा ए की पावर n+1। अब क्या कॉमन आ गया? -1 की n और n फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर ये क्वेश्चन आपका 2.2 एक्सरसाइज का होता तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 थी यहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशंस आपके आयोटा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। अब जो आगे वाला काम मैंने जो डिमॉर्विस थ्योरम यूज करके करना है वो सिंपल इस एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स में से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। मैक्सिमम पार्ट तो आपका वही आ जाता है कि आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है।
तो क्या रिवाइज किया था अभी हमने कि हम रियल पार्ट को आर कोस थीटा पुट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा पुट कर देंगे। चलो देखो पुट करते हैं। तो मैंने एक्स को पुट कर दिया आर कोस थीटा, और देखो दोनों में ही इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आयोटा का कोफिशिएंट एक में प्लस ए है और एक में माइनस ए, तो मैंने ए की वैल्यू रख ली आर साइन थीटा और एक्स की आर कोस थीटा। जो बीच का साइन है उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब पहले इस स्टेप को हम बाद में देखते हैं। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ तो कहीं कुछ वैल्यूज ही नहीं पुट होनी आपकी। ये वाला जो पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, वैल्यूज पुट होंगी इन दोनों एक्सप्रेशंस में। तो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, एक मैं एक्सप्लेन करने के लिए इनको अलग से वैल्यूएट कर लिया। देखो x प्लस आयोटा ए क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर कॉमन निकाल दिया, x माइनस आयोटा में बस बीच का साइन माइनस आ गया। ये दोनों पुट कर दिए यहाँ पर। तो एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन की पावर n+1 है, तो इसकी पावर n+1 लिखूं या इसकी पावर n+1 लिखूं, एक ही बात है। पावर n+1 न्यूमरेटर में जाके हो गई -n+1, लिख दी दोनों पावर। बोथ में से r कॉमन ले लेंगे तो पावर कॉमन कितनी आएगी, r की पावर -n+1। तो देखिए हमने -1 की n फैक्टोरियल 2a आयोटा तो बाहर था ही, r की पावर -n+1 को क्या रख लिया, कॉमन। कॉमन रखने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों टर्म्स आई हैं ब्रैकेट वाली, ये बिल्कुल आपकी डिमॉर्विस थ्योरम की ही फॉर्म में है। और यहाँ पर ये जो n है आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर है, तो ऑलवेज ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आपकी जो स्टेटमेंट थी डिमॉर्विस थ्योरम की कि उसमें पावर इंटीजर होना चाहिए, वो कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर है कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल में। तो ये बन गया cos ऑफ -n+1 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ -n+1 थीटा, ऐसे ही उसमें बन गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो देखो मैंने यहाँ से माइनस हटा के लिख दिया। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो जो भी ये माइनस बाहर आएगा इस माइनस के साइन को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आयोटा साइन n+1 थीटा। ऐसे ही फिर यहाँ cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाता है। ये बाहर का साइन एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, यहाँ से माइनस कॉमन आके नेगेटिव हो गया। अब क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे देखो आपका cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन वाली टर्म आपकी 2 टाइम्स है, तो ये बन गया 2 आयोटा साइन n+1 थीटा। अब आपका बाहर वाली टर्म्स को देख लो, आपकी ये चल रही थी। अब आपको पुट करनी है r की वैल्यू। तो एक बार हम बैक आते हैं। अब ये r और थीटा अपने हर क्वेश्चन में कैसे निकालने हैं, इनका मेथड लाइट सा थोड़ा सा डिफरेंट है आप जो पोलर फॉर्म में यूज कर रहे थे। अब ये पॉइंट आपने स्पेशल नोट करना है यहाँ पर, क्या कि हर क्वेश्चन में ये जो दो टर्म्स को आप, एक को आर कोस थीटा लिखोगे, एक को आर साइन थीटा, एक टर्म जरूर कैसी होगी, कांस्टेंट को इन्वॉल्व करने वाली, कि अब x और आर ए में से आपका कौन सा कांस्टेंट होगा, नंबर ए। तो आपने हमेशा r की वैल्यू किससे फाइंड आउट करनी है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पर r साइन थीटा का लेफ्ट साइड पार्ट ए कांस्टेंट है, तो r एक तरफ रखे, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ ले गए, ये आ गई r की वैल्यू। थीटा आपका बिल्कुल ऑब्वियस, वैसे ही डिवाइड करके x बाय ए, और उधर r कोस बाय r साइन करा तो कॉट थीटा, तो थीटा हो गया कॉट इनवर्स x बाय ए। तो अब जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे, मैंने देखो r की वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 और आयोटा से ये 2 और आयोटा कैंसिल हो गया, ये पावर्स ऊपर ले जाके सिंप्लीफाई कर दिया, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉट इनवर्स x बाय ए। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और यही सेम आंसर बुक में जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसका आ रहा है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट की तरह ही सिंपल है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से चलाऊंगी। आपको nth डेरिवेटिव निकालना था x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आपने कुछ नहीं सोचना, क्या देखा, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है तो डायरेक्ट आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, डिवाइड। फिर आपने ब्रेक करा तो आपके वैसे ही फैक्टर बिल्कुल सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्शियल फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स बने
और इसको आप अपने सेल्फ आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पूरा डिटेल में क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाओगे, भले ही आपकी बुक में ये चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई हैं, आपने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स को एन टाइम्स वही सेम 1/ax प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हुए फॉर्मूला लगा दिया। आपकी देख रहे हैं टर्म्स लगभग सेम आ रही है, सिर्फ बीच के साइन का ही डिफरेंस है। -1 की n फैक्टोरियल और नीचे x प्लस आयोटा ए की पावर n+1 और यहाँ x माइनस आयोटा ए की पावर n+1। तो अब जरा इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं देखूं तो रियल पार्ट क्या है आपका x और इमेजनरी पार्ट क्या है आपका a। तो मैंने x को r कोस थीटा, a को r साइन थीटा। फिर क्या बताया था आपको भी लास्ट क्वेश्चन में कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट पार्ट है वहीं से आपको r निकालना है और दोनों को डिवाइड करके अपना थीटा निकालना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही सेम चल रहा है, सिर्फ आपके टर्म्स का साइन का डिफरेंस है जिससे लास्ट आंसर में स्लाइट सा चेंज आएगा। तो ये बन गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर। डिमॉर्विस थ्योरम लगा के अब यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्टकट कर दी मैंने, क्योंकि आप ये पहले से यूज कर रहे थे, तो जो r की पावर वाली टर्म थी मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन लिख दी है। लेकिन एग्जाम्स में आपको करते हुए शॉर्टकट्स यूज नहीं करनी है, आपने हर स्टेप को डिटेल में मेंशन करना है। वही देखे पावर आगे आके एंगल में मल्टीप्लाई हो गई, cos ऑफ माइनस थीटा को तो cos थीटा लिख देंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा। तो ये आपकी अब की बार साइन वाला टर्म पार्ट कैंसिल हो गया, ये 2 cos n+1 थीटा बना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। r की वैल्यू पुट कर दी मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया और जहां पर आपका थीटा क्या है cot इनवर्स x/a, यही आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसमें आपको nth डेरिवेटिव निकालना है cot इनवर्स x का। अब अगर y है आपका cot इनवर्स x तो y1 क्या हो जाएगा -1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब पहले एक पॉइंट आप ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं अभी तक के आपके स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज करूं, अब एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में जो मैंने मेथड स्टडी करा है यूज हम उसी को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड साइज क्वेश्चन में क्या आएगा आपका चेंज। अभी उस चेंज को समझने से पहले अगर आप ये सोचो कि आपने अभी तक जितने भी मेथड स्टडी किए हैं, क्या उन मेथड से इस फंक्शन का आप nth डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि y का y1 आया ये। अगर आप इसको उस मेथड से करना चाहें कि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आऊँ और सॉल्व करूँ, तो आपके पास डेरिवेटिव्स की फॉर्म में कंडीशन आ सकती है कि जिसमें y2 y1 y हो या n+2 जैसे कि मैंने 2.4 और 5 में आपको सिखाया। लेकिन 2.4 और 5 एक्सरसाइज जो आपकी है वो पर्टिकुलर nth डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट करा रही थी, या तो फिफ्थ एक्सरसाइज में nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ओरिजिन कैलकुलेट करा रही थी, या nth डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करने वाली एक कंडीशन आप प्रूव कर रहे थे। लेकिन अगर एग्जैक्टली nth डेरिवेटिव निकालना है तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने का अभी तक हमने कोई सिंपल मेथड स्टडी नहीं किया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम कुछ भी हमें समझ में नहीं आता तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, y का फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, एक्सप्रेशन आ गया ये। अब हम ये देख रहे हैं कि y तो हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन y1 उसके कंपैरिजन में हमारे लिए सिंपल है। क्यों? क्योंकि y का आपके पास nth का कोई फॉर्मूला नहीं था। अगर आप इसके 2-3 डेरिवेटिव निकाल कर पैटर्न चेक करें तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से सोच के देखो कि y का आपको निकालना था कौन सा डेरिवेटिव, nth। मैंने क्या करा, y से निकाल लिया पहले y1। अब मुझे इस y1 का कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि अगर मुझे yn निकालना है? एक बार तो हो चुका है और n बार करना है, तो सिर्फ कितनी बार करना रह गया, n-1 टाइम ही ना। कि आपको यूं समझो कि 10 स्टेप्स चढ़ना था, एक आपने चढ़ ली है, तो अब कितने स्टेप्स चढ़ना रहा है, 9 ही ना। तो मुझे y का nth करना था, y1 मैंने निकाल लिया, तो y का nth करना है, तो y1 का तो सिर्फ कितनी बार डेरिवेटिव होगा, n-1। तो अब हम ये समझ के चलते हैं कि जो आपका गिवन क्वेश्चन है ना, वो आपका क्या है, ये y1, ये आपका गिवन फंक्शन है।
और अब आपको इस गिवन फंक्शन का n-1th डेरिवेटिव कर देना है, ताकि जो आपका गिवन फंक्शन है उसका आपके पास nth डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल जैसा ही हो गया। हमने देखो सिंपल इसके फ्रैक्शंस बनाए और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व कर लिया। अब देखो, क्योंकि मुझे इसका n-1th डेरिवेटिव करना है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएटिंग लिखा n-1 टाइम्स, और y1 का जब n-1 बार और करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, yn। ठीक है, 1/2i फैक्टोरियल तो सेम। अब जरा एक बार ये कैसे फॉर्मूला लगाया यहाँ देख लो, 1/x प्लस बी वाला ही फॉर्मूला है, उसका nth डेरिवेटिव का आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब अगर मैं इससे yn-1 का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोलूँ तो कुछ नहीं करना आपने, जहाँ जहाँ n था उसे किससे रिप्लेस कर दिया, n-1 से। तो देखो ये -1 की n-1 हो गया, ये n-1 का फैक्टोरियल, a की n-1 डिनोमिनेटर की पावर प्लस है। तो अब देखो मैंने यही फॉर्मूला यूज करा, दोनों में -1 की n-1 और n-1 का फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ बोथ टर्म्स में x का कोफिशिएंट 1 है तो आपका a की पावर n वाला फैक्टर आना ही नहीं, और डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसकी पावर क्या लिख दी, n। अब मैंने ये वाला जो न्यूमरेटर पार्ट था ये दोनों में सेम था, इसलिए नेक्स्ट स्टेप पर इसे तो रख लिया कॉमन और ये पावर्स ले गए न्यूमरेटर में। अब बिल्कुल वही सेम प्रोसेस जो हमने एग्जाम्पल 1 में, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर x, इमेजिनरी पार्ट क्योंकि आयोटा के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1, रियल को r कोस थीटा, इमेजिनरी को r साइन थीटा। फिर आपने r कहाँ से निकालना है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू हो गई 1/sin थीटा। दोनों टर्म्स को डिवाइड करा तो x बन गया आपका कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू होगी कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स x जैसी टर्म तो आपको कोस की में क्या गिवन थी, y, तो यानी कि आपके थीटा और y क्या हो गए यहाँ पर एक्चुअल में सेम। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पर x प्लस आयोटा इंटू 1 की जगह r साइन थीटा और x की जगह r कोस थीटा पुट कर दिया, r की पावर -n कॉमन निकाल के मैंने बाहर ले लिया और डिनोमिनेटर में जाके वो गया r की पावर n। अब डिमॉर्विस थ्योरम यूज करते हुए ये पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो गई, फिर सिंपल वही cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा करने से cos वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये बन गया -2 आयोटा साइन n थीटा, 2 और आयोटा कैंसिल हो गए, r की वैल्यू 1/sin थीटा पुट करके मैंने सिंप्लीफाई कर दी, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एक माइनस का साइन तो ये और n-1 बार ये, तो ये -1 की पावर हो गया n, और फिर आपकी थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है यहाँ पर y, जो मैंने रिप्लेस कर दी, और y क्या लिख दिया, कॉट इनवर्स x। यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अब ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर है आपका y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। कैसे करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करा फैक्टर बना के, बिल्कुल फैक्टर वही है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में भी राइट हैंड साइड पर साइन का डिफरेंस आता है। अब मुझे y1 का से yn तक पहुंचना है तो कितनी बार डेरिवेटिव करूंगी मैं, n-1 बार। फार्मूला लगा दिया, बिल्कुल वही फार्मूला है, मैंने बस डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ी सी एक स्टेप की शॉर्टकट कर दी है कि दोनों टर्म के डिफरेंस में -1 की n-1 और n-1 फैक्टोरियल आएगा वो कॉमन रख लिया और अंदर टर्म। अब इसको थोड़ा स्पीड से ही देखते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, x r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट है 1 r sin थीटा, जहां लेफ्ट साइड कांस्टेंट थी वहां से r की वैल्यू निकाल ली। अब इधर आ जाओ, x आया आपका cot थीटा तो मतलब थीटा हो गया cot इनवर्स x। अब फर्स्ट लास्ट एग्जांपल में तो आपके पास cot इनवर्स x की ही वैल्यू गिवन थी तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था उसे y, लेकिन यहाँ वैल्यू किसकी गिवन है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स x की, तो मैंने cot को टेंजेंट में कन्वर्ट करना था तो ये आइडेंटिटी से कर दिया और टेंजेंट इनवर्स x को क्या पुट कर दिया, y। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि थीटा जो है वो π/2 माइनस y के इक्वल है। बिल्कुल देखो सिमिलर वैसे ही स्टेप्स कर रही हूँ मैं, पुट कर दी दोनों की वैल्यू, r की -n कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद r की वैल्यू 1/sin थीटा पुट कर दी, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने सारे स्टेप्स जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर डिटेल से करने हैं। ये cos n थीटा वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये आ गया सिंप्लीफाई होके आपकी टर्म बनी, और लास्ट में मैंने थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, π/2 माइनस y से। अब एक बार थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है 2.3 वो आपकी कंफर्टेबली सॉल्व हो सके।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट इनवर्स x बाय ए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह ही सॉल्व होगा। आप इसके फैक्टर्स बनाए, कॉम्प्लेक्स बन गए फैक्टर्स, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे और थर्ड एग्जाम्पल की तरह n-1th डेरिवेटिव करते हुए सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का वो भी ऐसे ही सॉल्व होएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये जो फॉर्म है राइट साइड की, एक बार हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या पुट करते थे 11th-12th में जब सॉल्व करते थे, हमेशा x को टेंजेंट थीटा। क्यों, क्योंकि 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा टेंजेंट 2 थीटा। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो रिजल्ट आपका सिर्फ आइडेंटिटी से एंगल आएगा और थीटा की वैल्यू हो गई 2 टेंजेंट 2, तो एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x। तो जो ये आपका गिवन क्वेश्चन था अभी इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। टेंजेंट इनवर्स x का nth डेरिवेटिव निकालना आप सीख चुके हैं फोर्थ एग्जांपल में, बस क्वेश्चन में बाहर 2 मल्टीप्लाई में चलेगा। ऐसे ही फोर्थ में देखो आपका क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। एक्स को क्या पुट करोगे आप, टेंजेंट थीटा, तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का। कैसे बनता है ये आपने टेक्निक बहुत अच्छे से 11th-12th में पढ़ी हुई है, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट इफेक्ट कैंसिल होके पाई बाय 4 प्लस थीटा बचा, थीटा को टेंजेंट इनवर्स एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, ये बन गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली सिमिलर है ये आपके एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। सिक्स्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या है 1 बाय एक्स की 4 माइनस ए की 4। फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल है, तो इसके 4 फैक्टर बने। फैक्टर बनाने के बाद आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। तो मैंने क्या करा, ये आपका रियल पार्ट था जिसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने इसे यू से नोटेशन दे दी। ये आपका इमेजिनरी पार्ट था जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, उसे वी से नोटेशन दे दी। तो y बन गया u प्लस वी और वाई एन बन गया यू एन प्लस वी एन। तो अब जो ये u वाला पार्ट है ये तो आपका बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 के मेथड से सॉल्व हो जाएगा और डायरेक्ट आप इसका 1 बाई ए एक्स प्लस बी के nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है। लेकिन जो ये v वाला पार्ट है इसमें क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसे आपने एक्सरसाइज 2.3 के मेथड से सॉल्व करना है और जो दोनों आंसर आएंगे उन दोनों को ऐड कर देना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, v का आंसर आएगा इस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आप बाद में 2.2 वाला फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करेंगे ना डी मॉर्विस थ्योरम से, तो क्योंकि आपका बार बार वो पूरा एक्सप्रेशन लिखने में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, तो ये आपका vn वाले एक्सप्रेशन का आंसर आ गया है जिसे आपने अपने एक्सरसाइज 2.3 के मेथड से सॉल्व करा। तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने में फ़ायदा है ताकि कहाँ आपको x की वैल्यू रिप्लेस करनी है कहाँ नहीं करनी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जो दोनों के आंसर आए आपने प्लस करके लिख देना है। और अब ज़रा ध्यान से देखोगे, जब दोनों को प्लस करके लिखोगे -1 की n फैक्टोरियल बाय 4a क्यूब, पूरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, और सिंपल आपने दोनों की वैल्यूज़ को प्लस के साइन के साथ लिख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। दिखने में क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी फील होगा लेकिन वैसे क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल आपका तरीके से हो जाएगा अगर आपको मेथड प्रॉपर क्लियर हो जाए तो। लास्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बार जरा उसमें देखिए, y क्या गिवन था, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके फैक्टर बनेंगे ये आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज को पढ़ते हुए पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या तरीका होता है। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। x का कोफिशिएंट क्या है, 1, x के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 1/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दे। अब एक्स स्क्वायर x और ये प्लस वाली टर्म इकट्ठी कर ली और बाकी सारी टर्म्स इकट्ठी कर दी। सिंप्लीफाई करा तो ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर बन गया, ये √3/2 का स्क्वायर। अब बीच में प्लस का साइन है, फैक्टर माइनस से बनते हैं तो मैंने इसे माइनस आयोटा स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब चाहे ये फैक्टर कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो लेकिन इससे आपका प्रूफ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो मैंने कुछ मेन स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं। इससे स्टेप कैसे आया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके, ये काम आप खुद करेंगे।
पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद अब ये देखो 1/ax प्लस बी, तो ये समझो कि ये आपका बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, क्या बनेगा फॉर्मूला, -1 की n और n फैक्टोरियल तो कॉमन, और जो ये x का कोफिशिएंट दोनों में ही है 1, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी पावर क्या लिख दी, n+1। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट क्या है आपका x+1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका √3/2। तो मैंने x+1/2 को तो r cos थीटा लिखा, √3/2 को r sin थीटा लिखा। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि r की वैल्यू तो आप इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, r क्या बच जाएगा, √3/2 sin थीटा। अब इधर आ जाइए, दोनों को हमने डिवाइड करा, एलसीएम ले लिया ऊपर 2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2x+1/√3 आ गया कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू होगी, हमने ये बिल्कुल एज इट इज लास्ट में लिखनी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। अब देखना आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x+1/2 की जगह तो हो गया r cos थीटा और √3/2 की जगह हो गया r sin थीटा। तो मैंने r तो कॉमन रख लिया ये बाहर और इसे लिख दिया cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ऐसे ये बन गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। बिल्कुल आपके प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह ही ऐसे ही एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये। यानी कि आपके क्वेश्चन की ये जो बाद वाली कैलकुलेशंस हैं, चाहे कॉम्प्लिकेटेड कितना भी था उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, बस आपने ध्यान से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना होता है और ये आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद जी भी क्वेश्चंस के मैंने पूरी एक्सरसाइज का आपके लिए हिंट इसमें मेंशन कर दिया है, लेकिन आपने सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।